जमीन के कागजात, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में उलझे हुए, पुराने और मुश्किल से समझ आने वाले दस्तावेजों की तस्वीर बन जाती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। खासकर जब बात आती है कि किसी एक जमीन के टुकड़े में किसका कितना हिस्सा है। सही बात है। आज हम इसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन रिकॉर्ड्स यानी जमाबंदी में दिए गए आंकड़ों से किसी भी व्यक्ति का जमीन में सटीक हिस्सा कैसे निकाला जा सकता है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ गणित का खेल नहीं है। इसमें कुछ ऐसी बारीकियां छिपी होती हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। और बाद में शायद बड़े विवादों का कारण बनती हैं। बिल्कुल सही। और पूरी जानकारी के लिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि जमाबंदी और इंतकाल जैसे दस्तावेजों को एक साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि असली कहानी वहीं छिपी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक जमाबंदी की नकल है। इसमें इतने सारे कॉलम और नंबर हैं कि देखकर ही सिर चकरा जाता है। हाँ एक आम इंसान को कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ हाँ, ये मैं बहुत सुनती हूँ। पहली बार देखने पर ये वाकई थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। हमें शुरुआत में सिर्फ 3-4 मुख्य कॉलमों पर ही ध्यान देना है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले आता है कॉलम नंबर 1, जिसमें खेवट नंबर होता है। जैसे हमारे पास जो नकल है उसमें खेवट नंबर 25 है, जो कि मौजूदा यानी हाल का खेवट नंबर है। एक मिनट, यहाँ 25 के नीचे 20 भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई भिन्न है? 25/20? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर पहली गलती हो सकती है। ये एक भिन्न नहीं है, ये एक तरह से इतिहास है। इतिहास? हाँ, इसका मतलब है कि आज का खेवट नंबर 25 है, लेकिन साल 2015-16 में जब पिछला रिकॉर्ड बना था, तब इसी जमीन का खेवट नंबर 20 था। अच्छा, तो ये एक तरह से जमीन का पुराना और नया पता जैसा है। ठीक है, खेवट नंबर के बाद? इसके बाद है कॉलम नंबर 2, यानी खतौनी नंबर, जो यहाँ 30 है। ये भी एक पहचान संख्या है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है कॉलम नंबर 4। मालिक के नाम वाला? बिल्कुल, जिसमें मालिक का नाम और उनके हिस्से की पूरी जानकारी होती है। यहीं से हमारी सारी गणना और, जैसा आपने कहा, जासूसी शुरू होती तो है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी हिसाब किताब। मान लीजिए कुल जमीन 15 कनाल और 4 मरले हैं, और इसके 3 मालिक हैं। राम, रतन के बेटे, जिनका हिस्सा आधा है। आधा? हाँ, आधा। फिर अमित, कुलदीप के बेटे, जिनका हिस्सा 1/4 है। 1/4। और संदीप, प्रदीप के बेटे, उनका भी 1/4 हिस्सा है। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि किसे असल में कितनी जमीन मिलेगी? यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कुल जमीन को एक ही इकाई, मतलब एक ही यूनिट में बदलना। अच्छा। कनाल और मरले को एक साथ रखकर गणना करने की कोशिश करना, वो ठीक नहीं रहता, हमेशा गड़बड़ होगी। इसलिए हम सब कुछ सबसे छोटी इकाई यानी मरले में बदल लेंगे। सही बात है। और वो कैसे करते हैं? जहां तक मुझे याद है, एक कनाल में 20 मरले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो 15 कनाल का मतलब हुआ 15 को 20 से गुणा करना। जो हुआ 300 मरले। हाँ, अब इसमें हम वो बचे हुए 4 मरले और जोड़ देंगे। तो कुल रकबा हो गया 304 मरले। ठीक है, अब हमारी गणना के लिए एक साफ आधार तैयार है। एकदम। ये छोटा सा कदम आगे की सारी उलझनों से बचा लेता है। तो अब कुल जमीन हुई 304 मरले। तो राम का आधा हिस्सा निकालना तो आसान है। हाँ, बहुत आसान। राम का हिस्सा आधा, हाफ है, तो हम बस 304 को 2 से भाग दे देंगे। जो आएगा 152 मरले। बिल्कुल। अब 152 मरले किसी को बताने में थोड़ा अजीब लगता है, तो इसे वापस समझने लायक बनाने के लिए हम इसे फिर से कनाल और मरले में बदलेंगे। तो अगर मैं 152 को 20 से भाग दूं तो? 20 सत्ते 140 होता है, तो 7 तो पूरे पूरे कनाल हो गए। सही। और 152 में से 140 गए तो 12 बचे, तो मतलब 12 मरले। यानी राम का हिस्सा हुआ 7 कनाल और 12 मरले। अरे वाह, ये तो मैंने निकाल लिया। हाँ देखा, बिल्कुल सही हिसाब है। अब अमित और संदीप का हिस्सा, जो कि चौथाई है, वो भी ऐसे ही निकलेगा। हाँ, तो कुल 304 मरले को 4 से भाग करना होगा, है ना? जी। 304 को 4 से भाग करेंगे तो 76 आएगा। 76 मरले। हम्म। अब इसे भी कनाल में बदल लेते हैं। 20 तिया 60, तो 3 कनाल पूरे हो गए, और 76 में से 60 गए तो 16 बचे, यानी 3 कनाल और 16 मरले। एकदम सटीक। तो अमित और संदीप दोनों को 3 कनाल 16 मरले जमीन मिलेगी। ये तो काफी आसानी से समझ आ गया, पर मुझे यकीन है कि असलियत में मामला हमेशा इतना सीधा नहीं होता होगा। मैंने सुना है कि कभी-कभी कुछ अजीब से शब्द लिखे होते हैं, जैसे हर 2 संभाग। ये क्या चीज है? हाँ, यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
हर दो संभाग एक पुरानी कानूनी शब्दावली है, जिसका सीधा मतलब है कि जितने भी नाम दिए गए हैं उन सब का बराबर हिस्सा है। बराबर हिस्सा। हाँ, हर दो मतलब दोनों और संभाग मतलब बराबर हिस्सा। ये पुराने समय में हाथ से रिकॉर्ड लिखते वक्त एक स्टैंडर्ड तरीका था। तो ये बस दोनों का बराबर हिस्सा लिखने का एक फैंसी तरीका है। तो अगर दो नाम हैं तो जमीन आधी आधी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर अमित और जयदीप, जो कुलदीप के बेटे हैं, उनके नाम के आगे हर दो संभाग लिखा है और कुल रकबा वही 304 मरले हैं। तो हमें बस 304 को 2 से भाग कर देना है। हाँ, कोई जटिल भिन्न हल नहीं करना है। दोनों का हिस्सा 152 मरले आएगा। मतलब 7 कनाल 12 मरले प्रत्येक का। समझ गया। ये तो शॉर्टकट जैसा है। चलिए अब एक और स्थिति देखते हैं जो थोड़ी और जटिल हो सकती है। मान लीजिए कुल जमीन 15 कनाल 10 मरले हैं और हिस्से कुछ इस तरह से बटे हों। राम का आधा हिस्सा, अमित का 2/3 और संदीप का चौथाई हिस्सा। हम्म अब यहाँ 2/3 जैसा भिन्न आ गया। इसकी गणना कैसे होगी? प्रक्रिया वही रहेगी, बस भिन्न थोड़े अलग हैं। पहला कदम हमेशा की तरह इकाई बदलना है। तो 15 कनाल 10 मरले का मतलब है 15 गुणा 20 जमा 10 यानी 310 मरले। एकदम सही। कुल रकबा हुआ 310 मरले। ठीक है। अब राम का आधा हिस्सा तो 310 का आधा यानी 155 मरले हो गया। मतलब 7 कनाल और 15 मरले। पर अमित का 2/5 हिस्सा कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें स्कूल का गणित याद करना होगा। 2/5 का मतलब है पहले 5 से भाग दो और फिर 2 से गुणा करो। अच्छा। तो 310 को 5 से भाग देने पर आएगा 62। ये हुआ 1/5 हिस्सा। और चूंकि अमित का हिस्सा 2/5 है तो हम 62 को 2 से गुणा कर देंगे। मतलब 124 मरले। बिल्कुल, जिसे हम कहेंगे 6 कनाल और 4 मरले। ठीक है। डिवाइड बाय द बॉटम मल्टीप्लाई बाय द टॉप। और संदीप का 1/10 हिस्सा, वो तो आसान है। 310 को 10 से भाग दे दो तो आया 31 मरले। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने ये सारी गणना कर ली तो हमारा काम पूरा हो गया। अब हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि किसका कितना हिस्सा है, या इसमें कोई और पेच भी है? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। और ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि गणित कर लिया तो काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलम मतलब अभियुक्ति या कैफियत वाला? हाँ, रिमार्क्स कॉलम। मैंने तो सोचा था कि वो बस खाली रहता होगा या उसमें कुछ मामूली नोट लिखा होगा। उसमें ऐसा क्या खास होता है? वो कॉलम मामूली नहीं बल्कि सबसे ताकतवर कॉलम है। वो बताता है कि इस जमीन के साथ जमाबंदी छपने के बाद से लेकर आज तक इस जमीन के साथ क्या-क्या हुआ है। जैसे? जैसे अगर इस कॉलम में 5104 बय लिखा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बय? हाँ, बय मतलब विक्रय या बिक्री। इसका मतलब है कि इस जमीन का कुछ हिस्सा या शायद सारा हिस्सा बेचा जा चुका है। अरे बाप रे! तो ये 5104 क्या है? किसी फाइल का नंबर? बिल्कुल, ये नंबर इंतकाल का नंबर है। इंतकाल? हाँ, इंतकाल वो प्रक्रिया है जिससे मालिकाना हक का कोई भी बदलाव, जैसे बिक्री या वसीयत, सरकारी रिकॉर्ड में पक्के तौर पर दर्ज होता है। पूरी और ताज़ा सच्चाई जानने के लिए हमें 5104 नंबर का इंतकाल दस्तावेज तहसील से निकलवाकर देखना होगा। तो मतलब हो सकता है कि कॉलम 4 में जिसका नाम मालिक के तौर पे लिखा है वो अब मालिक हो ही ना। बिल्कुल हो सकता है। शायद उसने अपनी जमीन बेच दी हो। वाह! तो कॉलम 4 में मालिक का नाम पढ़ना तो सिर्फ आधी कहानी है। असली राज तो आखिरी कॉलम में छिपा है। ये तो किसी भी सौदे को पूरी तरह पलट सकता है। बिल्कुल। तो हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ बातें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, जैसा हमने अभी बात की, आखिरी कॉलम जरूर देखें। उससे पता चलता है कि मालिक ने अपनी जमीन बेची है, किसी को गिफ्ट की है या बैंक के पास रहन यानी गिरवी पर रखी है। अच्छा। मुझे एक मामला याद है जहां एक परिवार ने सिर्फ जमाबंदी देखकर जमीन खरीद ली। बाद में पता चला कि असली मालिक ने तो उसे 6 महीने पहले ही बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था। वो जानकारी रहन के तौर पर आखिरी कॉलम में दर्ज थी, जिस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी है लाल स्याही की प्रविष्टियां, रेड इंक एंट्रीज। लाल स्याही? हाँ, हरियाणा जैसे राज्यों में जमाबंदी हर 5 साल में बनती है। अब इन 5 सालों के बीच में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। हाँ। कोई बिक्री या विरासत? कुछ भी हो सकता है? तो नियम ये है कि इस 5 साल के दौरान होने वाले किसी भी बदलाव को
आखिरी कॉलम में लाल स्याही से लिखा जाता है। इन लाल रंग की एंट्रियों को देखना बेहद जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब हमें हमेशा ताज़ा अपडेट्स के लिए लाल स्याही जरूर देखनी चाहिए। क्या कोई और चेतावनी भी है? हाँ, एक सबसे बड़ी चेतावनी, और ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार सिर्फ जमाबंदी और इंतकाल भी पूरी और सटीक जानकारी का आधार नहीं हो सकते। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर सरकारी रिकॉर्ड ही पूरा नहीं है तो फिर क्या है? होता ये है कि कई बार खरीदार जमीन खरीदने के बाद समय पर इंतकाल अपने नाम दर्ज नहीं कराता। मतलब रजिस्ट्री तो हो गई, रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन वो आलस या किसी और वजह से तहसील में जाकर इंतकाल की प्रक्रिया पूरी नहीं करता। जब तक इंतकाल दर्ज नहीं होता, हमें रिकॉर्ड में ये पता ही नहीं चल सकता कि कॉलम 4 में लिखे किसी हिस्सेदार ने अपनी जमीन असल में बेच दी है या नहीं। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? इसमें तो उन्हीं का नुकसान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई तो काम खत्म। वो इंतकाल के छोटे मोटे खर्च और भागदौड़ से बचना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरा कैसे? जब तक इंतकाल दर्ज नहीं होता, तब तक पुराना मालिक सैद्धांतिक रूप से उसी जमीन को दोबारा किसी और को बेचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में तो अभी भी उसी का नाम है। तो फिर इंतकाल की असल भूमिका क्या हुई? ये इतना जरूरी क्यों है? इंतकाल वो दस्तावेज है जो जमीन के मालिकाना हक में हुए किसी भी बदलाव को प्रमाणित करता है। ये एक तरह से जमाबंदी का अपडेट पैच है। अपडेट पैच। अच्छा, हाँ, किसी हिस्सेदार का वास्तविक और मौजूदा हिस्सा जानने के लिए हमें जमाबंदी में दिखाए गए उसके हिस्से में से वो रकबा घटाना होगा जो उसने इंतकाल के जरिए बेच दिया है। इसलिए दोनों दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है। तो कुल मिला के किसी का जमीनी हिस्सा निकालने की प्रक्रिया ये है। पहले कुल रकबे को एक इकाई में बदलो, फिर दिए गए भिन्न के हिसाब से गणना करो। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम अभियुक्ति कॉलम को जासूस की नजर से देखें। और उससे जुड़े हर इंतकाल की भी जांच करें, ताकि हमें सही और ताज़ा जानकारी मिल सके। ये सिर्फ गणित नहीं, बल्कि वाकई जासूसी का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत गहरे और विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। वो क्या? कानूनी लेन देन, यानी रजिस्ट्री हो जाने और उसके आधिकारिक दस्तावेजीकरण यानी इंतकाल दर्ज होने के बीच जो समय का अंतर होता है, उसका जमीन के खरीदारों और विक्रेताओं पर असल दुनिया में क्या असर पड़ता है। हम्म। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है, एक ऐसी खाई है जो भारत में अनगिनत जमीनी विवादों को जन्म देती है। लोग सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड्स समय पर अपडेट नहीं हुए थे। जाते जाते ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी तरह की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। हाँ, जमीन के मामले बहुत पेचीदा हो सकते हैं। इसलिए किसी भी जमीनी मामले में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा आधिकारिक दस्तावेजों की पूरी और अच्छी तरह से जांच करें, और किसी राजस्व या कानूनी विशेषज्ञ जैसे किसी वकील या पटवारी से सलाह अवश्य लें।